और दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझिए कि ये पूरा का पूरा आप देखो डेफिनेशन है ऐसे, पूरा का पूरा, तो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देते हैं। बात समझ में आ रही है? और समझाते चलते हैं, जो फिगर वगैरह नए पेज पे समझा देंगे, कोई मतलब नहीं, फिर अभी वही लिखेंगे। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दें। अभी आप कल तरंग पढ़े थे कि एक डिस्टरबेंस होता है किसी माध्यम या निर्वात में, बात समझ में आ रही, जिसके कारण जो है ऊर्जा और संवेग संचरित होता है, लेकिन बिना द्रव्य के अभिगमन के, यानी माध्यम का कण, कोई भी कण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं होते, अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। ये आप पढ़ लेते। आप ये भी पढ़ लेते कि तरंग जो है माध्यम की आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इलास्टिक पढ़े थे और इन इलास्टिक। इलास्टिक को ही मैकेनिकल वेव बोलते, इन इलास्टिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते थे। इलास्टिक या मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल भी लिए थे ध्वनि तरंगे, बात समझ में आ रही है ऐसे। और उसके बाद आप पढ़े थे विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अप्रत्यास्थ तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये निर्वात में भी चल सकती है। जैसे दृश्य प्रकाश हो गया, रेडियो तरंगे हो गया, आवरक तरंगे हो गया, अल्ट्रावायलेट, मतलब ऐसे जितने भी हैं पढ़ोगे आप लोग। उसके बाद आप पढ़े थे कणों के कंपन की दिशा के अनुसार, यानी किस दिशा में वो कंपन करते हैं। अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग, और अगर तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य। इतना पढ़ लेते, बात समझ में आ रही। उसके बाद हम लोग तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि आपको काम लगेगा, बात समझ में आ रही है। तो इसको ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। एम्पलीट्यूड, आयाम। आयाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे जो कण होता है अपनी साम्य स्थिति से, यानी जहाँ से वो कंपन करना स्टार्ट करता है, तो कण साम्य स्थिति से किसी भी एक ओर जितना अधिकतम विस्थापित होता है, जितना अधिकतम विस्थापित होता है वही उसका आयाम कहलाता है। वही उसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। वही परिभाषा लिखा है, कण का साम्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, ध्यान देना। ये तरंग संचरण की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है, यानी वाई एक्सिस में हम लोग विस्थापन देखेंगे और इस डायरेक्शन में तरंग संचरण की दिशा देखेंगे। क्लियर है? तो ये ऐसे ऐसे अधिकतम दिखना, अधिकतम इस डायरेक्शन में इतना विस्थापन हुआ और इस दिशा में अधिकतम इतना विस्थापन, ठीक है। और ये तरंग के चलने की डायरेक्शन। तो आप बोलोगे यही तो आयाम है, ये इसकी माध्य स्थिति थी। ये देखना, ये कण है बेटा, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति या फिर साम्य स्थिति भी इसी को बोलते हैं। अब ये कंपन करने का मतलब अपने ये स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करेगा। तो जैसे यहाँ पर आया, मान लेना यहाँ तक अधिकतम यहाँ तक विस्थापित हो गया। अब इसके बाद वापस आएगा ना, तो इस ओर यहाँ तक जब विस्थापन हुआ है तो यही इसका क्या होगा? आयाम होगा। उसके बाद ये वापस आएगा, फिर ये विपरीत डायरेक्शन में यहाँ तक विस्थापित हुआ, यहाँ से यहाँ, तो ये इसका आयाम हो गया। बात तो समझ में आ रही होगी ना। तो ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन यहाँ पर था, यहाँ पर, तो साम्य स्थिति इसकी ये थी, एक्स एक्सिस पे मानोगे, तो वहां से लेकर के अधिकतम विस्थापन कितना हुआ? ए, तो ये उसका आयाम होगा, ये भी आयाम होगा। ये विस्थापन ही तो है, बात समझ में आ रही। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा बेटा? बीटा। किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे चलें, बोलो आलू। ठीक, बिल्कुल अधिकतम, ठीक है ना। अब देखना बेटा, आयाम आप समझ गए, उसके बाद में समझना टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसको तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। आवर्तकाल क्या होगा? तो एक कंपन जितने समय में करेगा, जो कण है वो एक कंपन जितने समय में करेगा वही उस तरंग का क्या होगा? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। वही चीज लिखा गया है, कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक तो इस तरीके से समझ लें। दूसरा, अगर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग है तो आप और आसानी से समझ सकते हो। अनुप्रस्थ तरंग के लिए समझना, ऐसे तरंग होगा बेटा, ये क्लियर है? तो दो क्रमागत श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, क्रेस्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? गर्द, ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दो क्रमागत श्रृंग के उत्पन्न होने के बीच का समय अंतराल। तो एक श्रृंग ये हो गया और एक श्रृंग ये हो गया, इनके उत्पन्न होने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ से यहीं तक तो होगा,
अगर इस पे हम लोग टाइम ले लें तो बात समझ में आ रही है, या फिर दो क्रमागत गर्तों के उत्पन्न होने का समय अंतराल, इनके बीच में जो टाइम लगेगा यहां से यहां, बात समझ में आ रही है बेटा, यही क्या होगा आपका टाइम। कैसे, असल में एक कंपन ही तो हुआ है, बताओ। यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक एक कंपन हुआ कि नहीं हुआ, तो जितना यहां पर छोड़े हो उतना ही यहां पे तो कवर किए हो, ये बोलो, आप कह सकते हो यहां तक इसका एक कंपन हो गया, ये यहां से यहां तक आधा कंपन हुआ, और फिर यहां से यहां तक एक कंपन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक कंपन करने में जितना समय लगा वही उसका क्या होगा, आवर्तकाल। तो यहाँ पर देखना वही लिखा है, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के उत्पन्न होने के बीच के समय अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। लेकिन एक इसमें आपको बोलना है अनुप्रस्थ तरंग के लिए। अब मान लीजिए अनुदैर्ध्य तरंग है तो वहां पर संपीड़न और विरलन होगा, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा बेटा, तो उसको भी आप समझ सकते हो ऐसे। बात समझ में आ रही है, ये क्या है बेटा, संपीड़न, क्या है, और यहाँ भी संपीड़न है, तो दो क्रमागत संपीड़न ये हो गए, इनके उत्पन्न होने का जो टाइम पीरियड होगा वही क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में आप बोल देंगे आवर्तकाल। या फिर दो क्रमागत विरलन, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होगा इसको भी हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। कुल मिला के एक कंपन ही हुआ, क्या हुआ बेटा, एक कंपन हुआ। तो एक कंपन करने में कण जितना समय लेता है, बात समझ में आ रही है, वही तरंग का क्या हो जाएगा आपका, आवर्तकाल। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी बच्चे को, आप अनुप्रस्थ के लिए ऐसे बोल सकते हो, अनुदैर्ध्य के लिए ऐसे बोल सकते हो, बस इतनी सी बात। और ये सब बेटा आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे, तरंग से रिलेटेड, तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद समझिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप लोग पहले से जानते हो, आप लोग वृत्तीय गति पढ़े थे, वहां पर आपको बताया गया था एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है कण का आवर्तकाल कहते हैं। अच्छा, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। बात समझ में आ रही, अभी 12th में ही पढ़े हो, कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता था, वृत्ताकार, तो वहां पर आप ये सब पढ़े थे, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए, एक सेकंड में कण के कंपनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। समझना बात को, आवर्तकाल क्या था, एक कंपन करने में लगा समय, आवृत्ति क्या होगा, एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, बात समझ में आ रही, या बोल सकते हो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, वही चीज क्या हो जाएगा, तरंग का आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो तरंग की आवृत्ति इसको हम लोग एफ से लिख सकते हैं, एन से या फिर न्यू से लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या फिर ऐसे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ये होता है ऐसा ही मात्रक। वैसे आप बता सकते हो 1/, सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स, ऐसे बहुत सारे मात्रक होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, ओके। हाँ बेटा, वेवलेंथ, इसको आप बढ़िया से समझना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो लिखा गया है कण के एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बहुत ध्यान से समझना, कण एक कंपन पूरा कर रहा है तो उसके एक कंपन पूरा करने के दौरान तरंग कितना दूर चलती है, कितना दूरी तय करती है, वही उसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। आप यहाँ पर समझिए ऐसे कि मान लीजिए एक कण है, क्या है बेटा, ये साम्य स्थिति है इसकी, अब ये चलेगा, यहाँ पे गया, बात समझ में आ रही है, अच्छा, फिर वापस आएगा यहाँ पर, आधा कंपन हो गया, इतने समय में तरंग संचरण इस डायरेक्शन में चलेगा, तो मान लेना ऐसे चल रहा था वो, अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, विस्थापित होगा और फिर वापस आएगा। तो इतने समय में तरंग जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आ रही है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि कण के एक कंपन पूरा करने के दौरान तरंग जितना दूरी तय करती है वह तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसको आप आसानी से समझ सकते हो इसमें, अनुप्रस्थ में और अनुदैर्ध्य में।
अनुप्रस्थ में देखना, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग का क्या बोल देते हैं? तरंग दैर्ध्य। देखो भैया, यहां से यहां तक गया, फिर यहां तक आया, आधा कंपन हो गया, बात समझ आ रही है? फिर यहां तक गया और फिर यहां तक गया, एक कंपन हो गया। तो भैया चाहे आप यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ले लो, ये तो तरंग संचरण की दिशा है ना, इस दिशा में तरंग चल रहा है और विस्थापन कण का इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे अपने ही स्थान पर। बात समझ आ रही है? तो ऊपर गया यानी यहां तक, फिर नीचे आया यहां तक, आधा आधा कंपन हो गया, फिर नीचे जाएगा यहां तक, फिर ऊपर आएगा यहां तक, तो एक कंपन हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, तरंग द्वारा चली गई दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य। ये दूरी यहां से यहां तक। आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक की हो, बिल्कुल सही है भैया, यहां पर इतना छोड़ रहे हो ना, तो इतना यहां पर आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, उतनी ही दूरी। और आसान करने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि दो श्रृंग आपको दिख रहे हैं, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य में, अनुप्रस्थ तरंग में क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। ये बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो मैं अलग फिगर बना के समझा दूं। क्लियर है ना? ऐसे हम बात करें उसमें अनुदैर्ध्य तरंग में, तो दो क्रमागत संपीड़नों या फिर दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य कहलाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा यही होती है। ठीक है, ये मैंने ऐसे प्रतीकात्मक रूप में बना दिया। यहाँ पर देखो पास पास है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संपीड़न। यहाँ पे दूर दूर है तो विरलन, तो दो क्रमागत यानी लगातार विरलन, एक यहाँ विरलन और इसके बाद यहाँ विरलन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य। इस डायरेक्शन में तरंग संचरण हो रहा है और इसी डायरेक्शन में कण कंपन भी करेगा, क्योंकि ये कौन सा है? तरंग है, अनुदैर्ध्य। बात समझ में आ गई? ऐसे दो विरलनों की बीच की दूरी हो गई। यहाँ पर देखो दो संपीड़नों, यहाँ पे संपीड़न, यहाँ पे संपीड़न, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? तरंग। तो तरंग दैर्ध्य समझ में आया? कुल मिला के आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कण अपना एक कंपन जितने समय में पूरा करता है, उतने समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी, कह सकते हो आवर्तकाल में। भैया एक कंपन कितने समय में पूरा करता है? एक आवर्तकाल में। तो आप बोल दोगे तरंग अपने आवर्तकाल में जितनी दूरी तय करता है। बात समझ में आ रही है? वो क्या हो जाएगा? तरंग। और इसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं। तो ये पूरा समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए बेटा। फेज, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। कला, इसका नाम है ना कला। हालांकि देखना फिजिक्स में इसको कैसे परिभाषित किया गया। फिजिक्स में कहा गया है तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की, ध्यान देना, तरंग संचरण, जब किसी माध्यम में तरंग संचरण होगा तो उसमें माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे। क्लियर है ना? तो आपको देखना है किसी कण की, किसी एक कण की बात हो रही है, किसी कण की किसी क्षण, यानी कि एक विशेष टाइम पर, प्रत्येक टाइम पे अलग अलग होगा ना, तो किसी कण की किसी क्षण पर कला, यानी याद रखना कला किस पर निर्भर है? टाइम पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग। तो किसी कण की किसी क्षण पर कला, उस क्षण यानी कि उसी टाइम पर कण की स्थिति यानी उसकी पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा बेटा? पोजीशन। तथा गति की दिशा, क्या बताएगा? गति की दिशा। डायरेक्शन क्या है? तो स्थिति और गति की दिशा दो चीज को व्यक्त करता है। यानी समझना कि कला क्या है, तो आप बोलोगे भौतिक राशि। क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। बताता क्या है हमको? तो किसी विशेष टाइम पर किसी कण की जो कला होती है वो उसी क्षण पर उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति को तथा उसके गति करने की दिशा को व्यक्त करते हैं। इतना याद रखना। कुल मिला के आप कोण से समझना। किससे बेटा? कोण। तो इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई से। वही चीज लिखा है बेटा, तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर जो कला होगी उस क्षण पर कण की स्थिति तथा कण की गति की दिशा को व्यक्त करता है। ये हो गया, और इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ध्यान देना, समान कला में और विपरीत कला में क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है। ध्यान से समझना। तो मैंने लिखा है यदि दो कणों के साम्यावस्था से विस्थापन, ध्यान देना, दो कण हैं और उनकी साम्यावस्था तो समझ में आ रही ना, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, वहां से उनका विस्थापन और गति की दिशा दोनों के दोनों क्या है? समान।
तो वो दोनों कण क्या कहे जाएंगे, समान कला में कहे जाएंगे। और अगर उन दो कणों के माध्य स्थिति से उनका विस्थापन जो होगा, बात समझ में आ रही है, और गति करने की दिशा जो होगी विपरीत दिशा में, विपरीत कला में कहे जाएंगे। कोई चीज यहाँ पर लिखा है, यदि दो कणों के साम्यावस्था से विस्थापन तथा गति करने की दिशा समान है तब कण समान कला में कहे जाएंगे, यानी समान कला में होते हैं। और यदि दो कणों के साम्यावस्था से विस्थापन तथा गति की दिशा विपरीत है तब कण विपरीत कला में कहे जाएंगे। और उसको फिगर से समझेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब इधर मत देखना, इस फिगर को देखो, ये उनके विस्थापन की दिशा है, इस दिशा में कण क्या, ये उसकी माध्य स्थिति है, यहाँ से ऐसे ऐसे कंपन करेगा। क्लियर? इस दिशा में अधिकतम विस्थापन यहाँ पर है, इस दिशा में अधिकतम विस्थापन यहाँ पर, वो मैंने लाइनें से खींच दिया। और इस डायरेक्शन में देखो तरंग की संचरण की दिशा है, इस दिशा में तरंग संचरित हो, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, नाम भी दे दिया है। देखना, ये कण होगा यहाँ पर माध्य स्थिति में, यहाँ से पहले यहाँ पर आएगा, तो आप ऐसे ग्राफ बना, ऐसे आप खींचते चलोगे, यानी कि इतना दूरी तय किया किसने बेटा, तरंग ने, इतना तक, और फिर वापस आएगा तो यहाँ तक, आधा कंपन हो गया, आधा कंपन में इतना दूरी तय किया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये धीरे धीरे ऊपर की ओर, इधर की ओर बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। क्लियर? तो वाई एक्सिस पे तो विस्थापन बताओगे और इस डायरेक्शन में आप तरंग संचरण की दिशा बताओगे, यानी कितना तरंग संचरित हुआ, कितनी दूरी वो तय कर रहा था। इस तरीके से ग्राफ बना दिया गया। अब इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, मैंने नाम सबको दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तक नाम दे दिया। अब आपको देखना है कौन से दो कण कंपन की समान कला में है और कौन से विपरीत कला में। मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। आप बोल सकते हो सर बी और एफ, कण को देखो ध्यान से, बी ये कहाँ से गए, माध्य स्थिति से ऊपर की ओर आए, एफ भी देखो माध्य स्थिति से ऊपर, विस्थापन भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। बात समझ में आ रही है ना? एक ही डायरेक्शन में तो है, गति करने की दिशा, तो ये दोनों कंपन की समान कला में होंगे कि नहीं, इतना बताओ, होंगे। अच्छा, दो और नाम ले रहा हूँ, डी और एच को ध्यान से देखना, ये भी नीचे की ओर विस्थापित हुआ है और ये भी नीचे की ओर विस्थापित हुआ है, दिशा भी समान है, विस्थापन भी समान है, ये दोनों कंपन की समान कला में होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? अच्छा, दो और देखना, ए और ई को देखना, सी मत बोलना, ए और सी मत बोलना, सी की डायरेक्शन इधर की ओर है अभी, है ना, और ए की डायरेक्शन इधर की ओर है। क्लियर है? हाँ, तो ए और ई आप देखना, ई की दिशा ऊपर, तो ए और ई क्या होगा, कंपन की समान कला में होगा। ऐसे और देखिए, सी और जी नीचे की ओर, कंपन की समान कला में है। हाँ, ऐसे आप बोल सकते हो, समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो समान कला में कौन कौन, बी और एफ, फिर डी और एच, ये ऐसे ए और ई, ए और ई, फिर सी एंड जी, सी एंड जी, ये सब कंपन के समान। अच्छा, विपरीत कला वालों को देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आप बोल सकते हो सर बी और डी, बी देखो इस डायरेक्शन में आया, क्लियर है, इस दिशा में इसका विस्थापन हुआ और डी का इस दिशा में विस्थापन। ऐसे आप बोल सकते हो सर डी और एफ, उसका विस्थापन उधर हुआ, इसका विस्थापन इधर हुआ। क्लियर है? ऐसे आप बोल सकते हो एफ और एच, क्लियर है? और यहाँ पे ए और सी भी बोल सकते हो, यहाँ पर सी और ई भी बोल सकते हो, ई और जी भी बोल सकते हो। क्लियर है ना? तो आप देख पा रहे हो बी और डी, ये बी और डी ये विपरीत कला में, ऐसे यहाँ पर भी डी और एफ, डी और एफ विपरीत, जैसे मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, विपरीत कला में। तो आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि समान कला क्या होता है, विपरीत कला क्या होता है। अब आप देखो दो निकटवर्ती ऐसे कण देखो जो कंपन की समान कला में है। देखो निकटवर्ती का मतलब पास वाले, पास वाले दो ऐसे कणों को देखो जो कंपन की समान कला में है। तो समान कला में कौन कौन है, बी और एफ। तो भैया बी और एफ के बीच की डिस्टेंस बताना मुझे बेटा। बिल्कुल सही, लैम्डा होगा, दो श्रृंगों के बीच की दूरी है, या फिर आप कह सकते हो एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी। कण जितने समय में एक कंपन करता है उतने समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी, है ना। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से कुछ मिलेगा, उसको तो कभी भी देख सकते हो, मुंह देखो इसका। चलो ये एक बार इधर देखेगी, एक बार उधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार उधर।
ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, आप कोई भी ऐसे दो डी और एच के बीच देख लो बेटा, डी और एच दो गर्तों के बीच की दूरी, ये भी लेमडा के बराबर क्या है, लेमडा के बराबर। अच्छा, ए और ई के बीच की दूरी देखो, ए और ई, ये भी लेमडा है, क्योंकि यहां तक क्या होगा बेटा, एक कंपन होगा इसका, एक कंपन में तरंग द्वारा चली गई दूरी लेमडा के बराबर। यानी आप कह सकते हो हाँ बी, लो इधर देखो, सही से देखो इधर, आप कह सकते हो बेटा समान कला में दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, लेमडा। और विपरीत कला में दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी कितनी होगी, आप देखो खुद, विपरीत कला में कौन कौन है, बी और डी, भैया बी और डी यही तो है, इन पूरे के बीच की दूरी लेमडा थी, तो आधी दूरी क्या होगी बेटा, लेमडा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ऐसे आप कोई भी विपरीत कला में स्थित कण को देख लो, देखो मैंने लिखा बी और डी के बीच की दूरी कितनी हो गई, लेमडा बाई 2। डी और एफ देखो, डी और एफ ये भी क्या होगा, लेमडा बाई 2, ये और ये लेमडा बाई 2 होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि अगर विपरीत कला में दो निकटवर्ती कण हैं तो उनके बीच की दूरी आप क्या बोलोगे, निकटवर्ती का मतलब पास वाले, ये नहीं कहीं और लेकर चले जाओ, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और समझिए बेटा, फेज डिफरेंस क्या होता है, कलांतर। तो दो कण हैं जो कंपित हैं, मतलब कंपन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, उनके कला कोणों के बीच का अंतर क्या ले लो बेटा, जो भी आप कला लिखे थे ना फाई, उन्हीं दोनों के कणों के बीच का कलांतर कहलाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, कंपन करते हुए दो कणों के कला कोणों में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर, और इसको डेल्टा फाई से लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही। अब आप फेज डिफरेंस पढ़ ली, ऐसे ही आप पाथ डिफरेंस पढ़िए, पथांतर क्या होता है, और ये दोनों आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो आप बोलेंगे क्या बेटा, बोलेंगे दो कंपित कणों की साम्यावस्था से तय की गई दूरियों के अंतर को पथांतर बोलते हैं। दो कण हैं, कंपित हैं, उनकी साम्यावस्था, मीन पोजीशन जो है, बात समझ में आ रही, माध्य अवस्था, तो माध्य स्थिति से कितना दूरी वो तय कर रहे हैं, उनके बीच का क्या करो, अंतर कर लो दोनों कणों का, वही क्या हो जाएगा, पथांतर। और उसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स, यानी कि कलांतर और पथांतर में संबंध, ये आपको यूज करना है। तो आप बोलोगे कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, क्या बोलेंगे बेटा, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, ऐसे याद कर लेना। और उसके बाद आपका लास्ट बचता है बेटा वेव स्पीड, यानी कि तरंग चाल। ये मैंने आपको किरण प्रकाशिकी में ही पढ़ा दिया है, न्यू इज इक्वल टू बी बाई लैम्डा, स्नेल के नियम का व्यापक रूप पढ़ा रहे थे तो आपको बता दिए थे, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम बी निकाल लेंगे बेटा, तो लेमडा इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो बी बराबर न्यू इंटू लेमडा, बी क्या है तरंग चाल, न्यू क्या है आवृत्ति, लेमडा क्या है तरंग दैर्घ्य। बस जितना भी आपको समझना था तरंग से संबंधित परिभाषा आप समझ सकते। अगर और भी कोई टर्म है जो काम लगता है आगे वेव ऑप्टिक्स में, तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ।